राधे राधे दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टीचर्स पे। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जल जीवन के बारे में, यानी वाटर, WATER, वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले वही एक छोटी सी सूचना जो आपको हमारी हर वीडियो में मिलती है कि अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 6398569851। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको जो रिक्वायर्ड नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले तो हम जल की एक वैज्ञानिक प्रोफाइल देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका क्या कर लेते हैं, साइंटिफिक चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बेसिक पहचान, बचपन से ही हमको ये सूत्र रटवा दिया गया कि जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है। H2O यानी कि इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। इसके अगर IUPAC नाम की बात करी जाए तो इसका IUPAC नाम ऑक्सीडाइन होता है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, आपकी 2026 के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि जल का जो IUPAC नेम है वो क्या होता है, तो ऑक्सीडाइन होता है। शुद्ध मानक की बात करें अगर शुद्धता की, तो आपको सभी को पता ही होगा कि इसका pH जो होता है वो 7 होता है। और pH स्केल के बारे में आपको पता ही होगा कि जिसका pH 7 है तो ना तो ये चीज़ अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, क्योंकि 7 से जितना डाउन जाएंगे वो चीज़ उतनी अम्लीय होगी और 7 से जितना आप जाते हैं वो चीज़ उतनी क्षारीय होती है। अब यहाँ पे कंडीशन भी इसकी होती है कि इसके अंदर नाइट्रोजन या फिर जो जैविक पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं वाटर के अंदर। अब इसके अगर भौतिक गुणों की बात करी जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए, तो इसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है वो 997 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका क्वथनांक यानी कि उबलना, यानी किस टेम्परेचर पे जो जल है वो उबलना स्टार्ट कर देता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में अगर बोला जाए तो 212 फ़ारेनहाइट पे ये जो लिक्विड होता है, यानी कि ये जो जल होता है, ये जो H2O होता है, ये उबलना स्टार्ट कर देता है। हिमांक की बात करें कि ये आइस यानी फ्रीज हो जाता है, बर्फ में चेंज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पे। अब इसको एक सार्वभौमिक विलायक भी बोला जाता है। विलायक का मतलब एक ऐसा लिक्विड जो किसी चीज़ को घोलने की क्षमता रखता हो, तो इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। विशेषता इसकी यही है कि किसी अन्य तरल से ये अधिक पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है। चीनी घोलनी है, पानी ले आओ। नमक घोलना है, पानी ले आओ। हल्दी घोलनी है, पानी ले आओ। आटा घोलना है, पानी ले आओ। सतुआ घोलना है, पानी लेके आओ। तो यानी कि ज़्यादातर चीज़ों को घोलने के लिए, यानी कि उसकी टेंडेंसी को पतला करने के लिए हम लिक्विड का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको एक सार्वभौमिक विलायक बोला जाता है। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जो जल के अणु होते हैं वो अन्य अणुओं को अत्यधिक क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चीनी के इकट्ठे अणु थे, उनको क्या किया, आकर्षित किया, आजा 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 मेरी ओर, सबको क्या कर दिया, दूर दूर कर दिया। इसीलिए इसको एक सार्वभौमिक विलायक बोला जाता है। अब इसके भौतिक गुण में देख लेते हैं कि इसकी डेंसिटी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन फिर देख लेते हैं और इसकी प्लावनशीलता, यानी कोई भी चीज़ जल में कब तैरती है उस प्लावनशीलता को देख लेते हैं। तो अगर सामान्य जल की अगर हम बात करें तो सामान्य जल में हम एक नींबू डालते हैं तो पानी में क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इसकी तली में बैठा हुआ है, यानी कि ये नींबू डूब गया है, क्योंकि यहाँ पे जल का घनत्व जो है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और नींबू का घनत्व जो है वो कैसा है, जल से अधिक है। इसी वजह से नींबू क्या हो गया, इसमें डूब गया है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे डेंसिटी इसकी बढ़ा देते हैं जल की। अब नमक मिला दिया हमने पानी में और इसकी डेंसिटी को हमने क्या कर दिया, खारा कर दिया, यानी डेंसिटी को बढ़ा दिया। तो जल का घनत्व यहाँ पे 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर हो जाता है, तो अब नमकीन जल का घनत्व जो नींबू से अधिक हो चुका है, इसीलिए इसमें नींबू हमको तैरता हुआ दिख रहा है। आपने एक ऐसे समुद्र के बारे में सुन रखा होगा जिसमें अगर आप डूबना चाहो तो वो भी नहीं डूब सकते हैं, डेथ सी नाम होता है उसका। तो वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो पानी काफ़ी ज़्यादा खारा है और उसकी जो डेंसिटी है वो आपके शरीर से काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से आपका शरीर उसमें नहीं डूबता है। तो सिमिलर यहाँ पे वही जो है कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे लग रहा है। अगर घनत्व के हम फॉर्मूले की बात करें तो घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी m से डिनोट करते हैं हम द्रव्यमान को और आयतन को v से करते हैं। तो द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है वो इसका सूत्र होता है किसका, घनत्व का। और SI मात्रक की बात करी जाए तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है। बर्फ क्यों तैरती है? तो बर्फ का घनत्व कितना होता है, 0.9168 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि जल के घनत्व से
कम होता है, इसी वजह से बर्फ़ जो होती है वो हमें पानी पे तैरती हुई दिखाई देती है। बात कर लेते हैं इसकी श्यानता की कि कितना गाढ़ा है या कितना पतला है। बात कर लेते हैं घुलनशीलता की कि किस तरीके से कैसे चीज़ें घुलती हैं, और जल के शोधन की कि अगर जल गंदा है तो उसको हम शुद्ध करके किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, बिल्कुल जनरल वे में देखेंगे। तो श्यानता बेसिकली क्या होती है, यानी द्रव का जो गाढ़ापन होता है वो उसकी क्या कहलाती है, उसकी श्यानता कहलाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उच्च है, सबसे ज़्यादा श्यानता यहाँ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ द्रव कैसा है, गाढ़ा है। जैसे कीचड़ आप देखेंगे तो कीचड़ और पानी, साफ पानी को रखेंगे तो दोनों में से किसकी श्यानता ज़्यादा होगी, कीचड़ की ज़्यादा होगी क्योंकि कीचड़ ज़्यादा गाढ़ा है। वहीं आप देखिए निम्न, यानी जितना पतला होता है उसकी श्यानता क्या बताई जाएगी, उतनी ही कम श्यानता होगी। अब आंतरिक घर्षण के कारण जो तरल होता है उसका हमेशा क्या होता है, गाढ़ापन बढ़ जाता है। कोई भी तरल है अगर उसको ज़्यादा हम क्या करते हैं, फ्रिक्स करते हैं तो उसका जो गाढ़ापन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात करें घुलनशीलता की यानी सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी के मामले में आपको पता ही है, शर्करा जो होती है जब उसको हम चीनी को घोलते हैं तो OH समूह के कारण हाइड्रोजन आबंध बनते हैं, इसमें OH के ये बॉन्ड बनते हैं इसके अंदर। और जब नमक को घोला जाता है तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। और सिरका को जब घोला जाता है तो ध्रुवीय या फिर कैसा बनता है, समरूप विलयन यहाँ पे बनता है। इसमें से इंपॉर्टेंट यही है कि जब जल में शर्करा यानी कि शक्कर को घोला जाता है तो वहाँ पे कौन से समूह बनते हैं, तो आप याद रखेंगे OH समूह बनते हैं। और नमक को घोलने पे कौन सा बंध बनता है, तो सहसंयोजक बंध बनता है। और सिरका में समरूप विलयन बनता है या फिर इसको ध्रुवीय पदार्थ बोलते हैं। अब जल के अगर शोधन की हम बात करें तो उसमें हम फिटकरी एलम का यूज़ करते हैं। तो एलम का यूज़ किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, तो अगर आप गाढ़ा द्रव है, कोई गंदी है, उसमें हमको डस्ट और ये सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, अगर फिटकरी के हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को डाल देते हैं तो फिटकरी क्या करती है कि जो अस्थिर कण होते हैं उनको फ्लॉक बना लेती है, यानी कि जो गंदगी होती है उसको इकट्ठा करती है और उसके बाद उसको कहाँ कर देती है, भारी करके तली में बिठा देती है और ऊपर मिल जाता है हमको स्वच्छ उपयोग करने लायक पानी मिल जाता है। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एलम जो होती है, फिटकरी होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जो सबसे पहले और सबसे सही फॉर्मूला बताएगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जल चक्र को देख लेते हैं। तो पृथ्वी पे जो जल का लेवल बना हुआ है या बैलेंस बना हुआ है तो वो एक जल चक्र चलता रहता है। तो उस जल चक्र के बारे में देख लेते हैं। तो पहली प्रक्रिया क्या होती है, बाष्पीकरण यानी एवेपोरेशन होता है, जहाँ पे क्या होता है, जो भी जल निकाय होते हैं वो गर्मी की वजह से या कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से क्या होता है, ये पानी जो होता है वो भाप बन के ऊपर उठता है। सेम प्रोसेस हमको ये पत्तियों में भी देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिसमें पानी क्या होता है, बाष्प बन के उड़ता है। अब ये पानी कहाँ पहुँचता है, ऊपर जाके ये ठंडा होता है और क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। और बादल बनने के बाद जो ठंडे होने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, उसको संघनन बोला जाता है, यानी इसको कंडेंसेशन बोला जाता है। और बादल बन जाते हैं और फिर बादलों से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि यहाँ से बारिश होती है, जिसकी वजह से हमको कभी बारिश की बूंदें, कभी ओले या फिर बर्फ के टुकड़े जो होते हैं जमीन पे आते हुए दिखते हैं। इस तरीके से जमीन से उठा हुआ पानी वापस कहाँ आ जाता है, जमीन पे आ जाता है और फिर से एक प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाता है, एक जगह इकट्ठा होकर, जो कि प्रक्रिया होती है बाष्पीकरण। और इसी तरीके से ये चक्र जो होता है वो चलता रहता है, इसीलिए इसको वाटर साइकिल या फिर इसको जल चक्र बोला जाता है। अब बाष्पीकरण के कुछ वास्तविक अगर उदाहरणों की बात करी जाए जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम्स में अक्सर कर पूछे जाते हैं, तो कपड़ों का सूखना, कूलर का उपयोग, समुद्री जल से नमक का बनना, ये सारे किसके हैं, बाष्पीकरण के आपके उदाहरण हैं। क्योंकि हम गीले कपड़ों को धूप में डालते हैं तो क्या होता है, जो उसके अंदर पानी होता है, मॉइस्चर होती है, वो बाष्प बन के उड़ जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि कपड़ों का सूखना किस प्रक्रिया को दर्शाता है, तो आपका ये जल चक्र की जो प्रक्रिया है वहाँ पे फॉलो होती है, या फिर इसको बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो वहाँ पे लगती है। कूलर में हर शाम को हमको पानी डालना पड़ता है, आजकल इतनी तेज़ गर्मी भी पड़ रही है, तो कूलर में जब भी हम पानी डालते हैं पानी कहाँ चला जाता है, पानी बाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है। और समुद्र से जल कैसे बनाया जाता है, समुद्र की जो लहरें आती हैं, छोटी छोटी ऐसी क्यारियाँ बनाई जाती हैं जिनमें पानी भर जाता है और कुछ समय बाद ये पानी उड़ जाता है और सिर्फ क्या रह जाता है, नमक रह जाता है। बाद में इसको फोड़ के कहाँ भेजा जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है, साफ़ किया जाता है, आयोडीन मिलाया जाता है और आपके खाने के लिए पैक करके टाटा नमक भेज दिया जाता है। अब धारणाएँ देख लेते हैं यहाँ पे हम, बाष्पीकरण और उबलना।
बाष्पीकरण और उबलने में क्या अंतर है? तो अगर गति की बात करी जाए तो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी कैसी है, स्लो प्रोसेस है, यानी कि एकदम से आपको परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, धीरे 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 करके ये पानी कम होता हुआ हमको दिखाई देता है। यानी कि अगर कहा जाए तो ये नोटिसेबल होता ही नहीं है, जब काफ़ी अंतर आ जाता है तब उसके बाद हम नोटिस कर पाते हैं कि यहाँ पे जो जल है उसको वो क्या हो गया है, बाष्पित होकर उड़ गया है। वहीं उबलने की प्रक्रिया तो ये अत्यंत तीव्र और प्रक्रिया होती है, हमने फ्लेम को तेज़ किया और जो पानी होता है उबलते हुए, यानी नोटिसेबल चेंजेस होते हैं, हमको दिखता है पानी उबलता हुआ। तापमान की बात करें तो बाष्पीकरण जो होता है वो किसी भी तापमान पर संभव होता है, कितना भी कम तापमान हो तो थोड़ा कम होगा बाष्पीकरण, ज़्यादा तापमान है तो बाष्पीकरण ज़्यादा होता है, यानी किसी भी तापमान पे बाष्पीकरण की प्रक्रिया संभव होती है। लेकिन उबलना, पानी को उबालने के लिए हमको एक विशिष्ट तापमान देना होता है, एक टेम्परेचर देना होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जल का जो क्वथनांक होता है या उबलने के लिए पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो आपको टेम्परेचर इसको आप प्रोवाइड कराएंगे तभी लिक्विड जो है या जल है वो उबलना स्टार्ट होगा। अब ये किस प्रकार की घटना है, तो ये एक सतही घटना है। सतही घटना का मतलब क्या है, जैसे कि एक बड़ा सा एरिया है तो कहीं से जल क्या हो रहा है, बाष्पित हो रहा है, और कहीं पे क्या है थोड़ा सा नहीं हो रहा है, वहाँ से कम जल हो रहा है। यानी कि पूरे अगर टेम्परेचर, जैसे एक तालाब है तो तालाब में से तो पूरे तालाब में हर जगह टेम्परेचर हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिले, लेकिन उबलने की जो प्रक्रिया ये एक बृहद घटना है। यानी कि इसमें क्या होता है, पूरा जितना भी पानी होता है वो क्या होता है, एक साथ पहले गर्म होता है, फिर उसके बाद जब सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इक्वल होता है तब पानी उबलना स्टार्ट होता है। तो ये एक कैसी है, बल्क फिनोमिनन है, यानी कि एक बल्क में होने वाली एक घटना है। दृश्य प्रभाव की बात करी जाए, हमको क्या दिखाई देता है, तो यहाँ पे हमको बुलबुले बनते हुए नहीं दिखते हैं बाष्पीकरण की प्रक्रिया में, जबकि उबलने की प्रक्रिया में हमको स्पष्ट बुलबुले दिखाई देते हैं। ऊर्जा स्रोत की अगर बात करी जाए तो ये आपकी बाष्पीकरण की प्रक्रिया में आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करता है और अपनी बाष्पीकरण की क्रिया को कर लेता है, जबकि उबलने की प्रक्रिया के लिए हमको क्या, बाहर से ऊर्जा देनी होती है, यानी हमको पानी को फ्लेम देना होता है, हीट देनी होती है, उसके बाद ये उबलना स्टार्ट करता है। जल प्रदूषण, तो यहाँ तक हमने इसको समझ लिया। अब देख लेते हैं जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के क्या क्या आपके कारक हैं, क्षेत्रीय प्रभाव देखेंगे और उनके प्रभाव जो हैं उनको देखते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करी जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे कम, न्यूनतम आपका जल प्रदूषण देखने के लिए मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम जल प्रदूषण कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। आपका जो O2 होता है, ऑक्सीजन जो होता है ठंडे तापमान और शुद्धता के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैसा होता है, उच्च होता है यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल। चरण दूसरे की अगर बात करें शहर और गांव में, तो यहाँ पे औद्योगिक और घरेलू जो अपशिष्ट होते हैं, सीवेज होता है, घर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो रसायन होते हैं, इनसे क्या होता है, जो पानी होता है वो ज़्यादा दूषित होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पहाड़ों में हमें काफ़ी हद तक पानी शुद्ध दिख रहा है, जैसे ही ये शहरों में और ग्राम में आना स्टार्ट हो रहा है वैसे ही ये पानी कैसा होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। तो यहाँ पे घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसका स्तर काफ़ी तेज़ी से गिरने लगता है पानी के अंदर। वहीं समुद्र में जब ये पहुँचता है तो द फाइनल सिंक इसको बोला जाता है। तो सभी नदियों का संचित प्रदूषण यहाँ पे आके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है उस पर संयुक्त और एक घातक प्रभाव डालता है। प्रदूषण के 7 प्रमुख स्रोतों की बात करी जाए तो पहला है आपका औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि जो भी आपके औद्योगिक फैक्ट्रीज वगैरह लगी होती हैं, यहाँ से जो अपशिष्ट निकलते हैं वो कहाँ होते हैं, इकट्ठे होते हैं आके, तो ये क्या करते हैं, पानी को दूषित करने का काम करते हैं। कृषि अपवाह होता है, उर्वरक, कीटनाशक और जो खरपतवार नाशक केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, तो ये सारा जो मिट्टी को दूषित करते हैं। बारिश होती है वो पानी बह के जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये भी एक मुख्य कारण है जल प्रदूषण का। नगर पालिका और घरों से सीवेज से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, सतही अपवाह, बारिश के साथ शहरी जो गंदगी होती है वो बह के आती है, ये भी जल को प्रदूषित करने का काम करती है। ऊर्जा उत्पादन, विद्युत संयंत्रों से जो निकलने वाला गर्म जल होता है और रसायन होते हैं, ये भी जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं और जल जीवन को काफ़ी कष्ट देते हैं, क्योंकि एकदम से गर्म पानी जाता है तो वहाँ जल जीवन जो होता है काफ़ी हद तक नष्ट हो जाता है। खनन, क्योंकि खदानों से भी भारी धातुओं का रिसाव होता है, तो उसकी वजह से भी जल क्या होता है आपका दूषित होता है। तेल का रिसाव, जहाज वगैरह जा रहे हैं तो दुर्घटना हो गई तो समुद्र पे तल पे क्या हो जाता है, तेल फैल जाता है, तो ये भी क्या करता है, बेसिकली जल को प्रदूषित करने का काम करता है। इन प्रदूषकों को कम करने से ही हमारे जल संसाधन सभी प्रकार के जीवन के लिए सुरक्षित होंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो निम्न की बात करी जाए, अगर ऑक्सीजन की कमी की बात करी जाए और यहाँ पे, तो जल की सांस है DO, O2 और BOD का संयुक्त संतुलन देखते हैं हम यहाँ पे। तो निम्न O2 ऑक्सीजन की कमी और यहाँ पे उच्च BOD की अगर बात करी जाए, अत्यधिक प्रदूषण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। विघटित ऑक्सीजन DO की बात करी जाए अगर, तो जल में मौजूद O2 जो जलीय जीवन के लिए
अनिवार्य है। मछलियों के जीवित रहने के लिए न्यूनतम O2 का जो स्तर है 4 ppm, और कारक इसके ठंडे जल में DO अधिक होता है, उबलने से DO जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। जहाँ पे डाइल्यूट ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जो आपकी घुलित उसमें ऑक्सीजन होती है वो उसमें ख़त्म हो जाती है। जैविक ऑक्सीजन BOD की अगर बात करी जाए तो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक कचरे को 5 दिन में तोड़ने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। जल गुणवत्ता का सूचक उच्च BOD इक्वल टू अत्यधिक प्रदूषण। जितना BOD ज़्यादा उतना प्रदूषण अधिक होगा। जल संकट कारण और संरक्षण की रणनीतियां देख लेते हैं। तो संकट के कारण क्या है? भूजल का अत्यधिक उपयोग, यानी बोरिंग पंप जो होते हैं लगातार पानी निकालते रहते हैं, तो इससे जो भूगर्भ का जल है वो काफ़ी कम होता है। शहरीकरण, सीमेंट के कारण जल सोखने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि जगह जगह आपका क्या है, शहरीकरण हो चुका है, पक्की बिल्डिंगें हैं, लोगों ने अपने आसपास सारी चीज़ों को पक्का करा दिया है। तो जब बारिश होती है तो अत्यधिक जो पानी होता है उसको जल जो ज़मीन है वो अवशोषित नहीं कर पाती है। वनों की लगातार कटाई और प्रकृति की झीलों का लुप्त होना भी एक ये संकट का कारण है। बढ़ती खपत और अनुचित अपशिष्ट से निपटान की कमी होना भी एक क्या है, संकट का कारण है। समाधान इनका यही है कि जीवन शैली, नल को बंद रखना, सब्जियों के जल का पुनः उपयोग करना, लीक ठीक करना, ये सारे आपके क्या है, इसके समाधान हो सकते हैं। संरचनात्मक की बात करी जाए तो वर्षा जल संचयन, हार्वेस्टिंग, बांध और जलाशय, इनका क्या करना है, हमको सही से इनकी संरचना होनी चाहिए। कृषि की बात करी जाए तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए, सीधे ऐसे ही फैलते नहीं रहना चाहिए। जितना प्लांट को जरूरत है सीधे प्लांट तक पानी पहुंचाना, ठीक है, ड्रिप सिंचाई का यूज़ करना चाहिए। कुशल सिंचाई जो चैनल होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। समाधान का विज्ञान, वर्षा जल संचयन, रेन हार्वेस्टिंग क्या होती है उसको समझते हैं। तो भविष्य के उपयोग के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करना ताकि भूजल स्तर को फिर से भरा जा सके, वही क्या कहलाता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि संग्रहण, यानी सबसे पहले कलेक्शन करते हैं। घरों की छतों से वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए इस तरीके से क्या होते हैं, छतों पर पाइप लगाए जाते हैं, जो कि क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है उसको एक जगह लेके आते हैं। दूसरा चरण होता है इसका भंडारण यानी स्टोरेज। अब पाइपों के माध्यम से टैंकों या जलाशयों में इसको क्या किया जाता है, इस पानी को भेजा जाता है। फिर इसका पुनर्भरण होता है, जल को भूगर्भ में भेजें ताकि जलवृद्ध जो आपके जल का जो स्तर है वो कैसा हो सके, वो बढ़ सके। क्षेत्रीय तथ्यों की अगर बात करी जाए, जैसे राजस्थान है तो यहाँ पे पक्के टैंक, राजस्थान की पारंपरिक जल रोधी टैंक प्रणाली है। पालार पानी, राजस्थान में संग्रहित वर्षा जल के लिए स्थानीय जो शब्द है उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे पालार पानी का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो वर्षा का जल होता है जिसको इकट्ठा किया जाता है उसको पालार का पानी बोला जाता है। और ये लोग इकट्ठा करके इस पानी को बहुत सारे कामों में उपयोग करते हैं, जैसे कपड़े धुलने के लिए या फिर अपने डेली यूजेस में, वॉशरूम वगैरह में इस पानी को यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो राजस्थान में वर्षा का इकट्ठा किया हुआ जल होता है जिसको वो लोग उपयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको पालार पानी बोला जाता है। वर्षा जल संचयन, लाभ और चुनौतियाँ। तो वर्षा के जल के संचयन के लाभ क्या है और इसके चैलेंजेस क्या हैं उनको देख लेते हैं। इनके प्रॉफिट्स ये होते हैं, प्रॉस क्या है इसके, तो भूजल स्तर और जल की गुणवत्ता में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। बाढ़ समन, कम शहरी जल भराव, यानी कि जो जल का भराव हो जाता है शहरों में बारिश के समय पे वो कम हो सकता है। मृदा अपरदन पर नियंत्रण हो सकता है, जो मिट्टी कट जाती है उसको नियंत्रित किया जाता है। शुष्क अवधि में कृषि के लिए पानी की उपलब्धता, यानी ऐसा समय जिस समय पानी की कमी होती है तो वो पानी किसमें हम कृषि के लिए उपयोग कर सकते हैं। जल के बिल में आर्थिक बचत और आसान रख रखाव। अब इससे क्या होता है, जो जल का बिल होता है, हैवी बिल आते हैं तो उनको क्या हो सकता है, उनको हम बचा सकते हैं। तो इससे हमारी क्या होगा, जो आर्थिक बचत है वो हो सकती है। हानियाँ या कॉन्स की अगर बात करिए तो कॉन्स क्या होते हैं, उच्च प्रारंभिक लागत, सामग्री और स्थापना, क्योंकि इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि पानी के पाइप लगाना, टैंक बनवाना, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक अच्छी लागत आ सकती है। मच्छरों और जल जनित रोगों का जोखिम, क्योंकि जहाँ पानी भरा रहता है तो वहाँ पे कई सारे ऐसे जो मच्छर होते हैं या फिर कई सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो आपको बीमार करने के लिए काफ़ी होते हैं, जो जल में पनप सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसको ढक के रख सकते हैं, तो उसके भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। वर्षा की अनिश्चितता पर पूर्ण निर्भरता। अब इसमें क्या है कि पूर्ण निर्भरता किस चीज़ पर, वर्षा की अनिश्चितता, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिक्स नहीं होती है वर्षा और हमें नहीं पता होता कि बारिश कब होने वाली, तो ये वर्षा की अनिश्चितता है, ये एक इसका क्या हो सकता है, सबसे बड़ा चुनौती इसके लिए हो सकती है। भंडारण, अब क्षमता की सीमाएं और नियमित सफाई की आवश्यकता। अब क्या होता है कि एक लिमिट होती है कि हमने कितना बड़ा टैंक बनवाया है, अगर वो भर जाता है देन उसके बाद वो ओवरफ्लो कर सकता है, या फिर जितना हमने भंडारण किया है उसके हिसाब से हमको पानी ही नहीं मिल पाया, तो ये भी एक चुनौती हो सकती है। और उसके अलावा रेगुलर इसकी क्या करानी होती है, साफ सफाई भी कराना, इसकी क्या है, एक चुनौती भरा आपके लिए काम हो सकता है। पारंपरिक जल संरचना संचयन संरचनाओं की अगर बात करें तो जैसे आपकी नाडियाँ हो गई, तो नाडी क्या होती है, तो जोधपुर
जोधपुर राजस्थान के पास स्थित प्राकृतिक जल ग्रहण क्षेत्रों से वर्षा जल संग्रहित करने वाले जो ग्रामीण तालाब होते हैं, यानी वर्षा के जल को इकट्ठा करने वाले जो तालाब होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको नाड़ियाँ बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे जोहड़। तो जोहड़ क्या होते हैं? तो छोटे मिट्टी के चेक बांध जो वर्षा जल रोकते हैं, जिससे भूजल पुनर्भरण में तीव्रता से क्या होता है? सुधार होता है। तो इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि जो पूरा बारिश का पानी होता है एक जगह इकट्ठा होता है और बाद में जो ग्राउंड वाटर होता है उसको रिचार्ज करने में ये हेल्पफुल होते हैं आपके जोहड़। टोबा क्या होता है? तो शुष्क भूमि में एक विशेष गड्ढा जिसका उपयोग प्राकृतिक जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में किया जाता है, यानी ऐसा क्षेत्र जो शुष्क है, जहाँ काफ़ी कम बारिश होती है। तो जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे क्या बनाया जाता है? ऐसे गड्ढे बनाए जाते हैं जिनमें वर्षा का पानी एकत्रित हो सके। तो शुष्क क्षेत्रों के जो गड्ढे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको टोबा बोला जाता है। नाली क्या होती है? तो एक विशेष मार्ग जो आमतौर पर अतिरिक्त या गंदे जल की सुरक्षित निकासी के लिए उपयोग में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। बड़ा कॉमन सा वर्ड है, सभी लोग इसको नाली ही बोलते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं नाली क्या है। भाग 2 देख लेते हैं इसका। तो टैंक क्या होते हैं? तो गांव के पास भूजल या वर्षा जल को सुरक्षित रखने के लिए ढके हुए जो भूमिगत टैंक होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको टैंक बोला जाता है। बावड़ी क्या होती है? इस तरीके की आपने बावड़ी देखी होंगी, बावली जिनको बोलते हैं। तो प्रारंभिक शासकों द्वारा निर्मित विशाल सीढ़ीदार जो कुएं होते हैं उनको बावड़ी बोला जाता है, जो भूजल और वर्षा जल दोनों को एकत्रित करते हैं। यानी कि जब वर्षा होती है तो वर्षे के पानी को इकट्ठा उसमें कर लेते हैं और बाकी का इनका जो संपर्क होता है वो ग्राउंड वाटर से भी होता है। घड़सीसर तो एक अनूठी झील प्रणाली जहां वर्षा जल एकत्रित किया जाता है और परस्पर जुड़ी हुई झीलों के बीच साझा किया जाता है, यानी इंटरनल चैनल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है कि एक अनूठी तरीके की झील प्रणाली होती है कि आसपास कई सारी झील से इस तरीके की बनी होती हैं और सब क्या होती हैं? इंटरनल या एक्सटर्नल आपकी कैसे जुड़ी होती हैं? तो नालियों के द्वारा ये जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको घड़सीसर बोला जाता है। जल संरक्षण के नायक एनवायरमेंटल के जो चैंपियंस हैं उनकी अगर बात करें तो भीमा संघ हो गया आपका। तो इसका स्थान है होलगुंडी ग्राम पंचायत। विशेषता है कि ये बच्चों की एक पंचायत है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है ये एक बच्चों की पंचायत है, जिसको क्या बोला? होलगुंडी ग्राम पंचायत है। इसका क्या है? बच्चों ने एक पुराने तालाब को खोजकर साफ किया और क्षेत्र में जल स्तर को फिर से जीवित करने का इन्होंने काम किया है। तो ये भीमा संघ है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसमें पूछा जाता है कि भीमा संघ क्या है? तो बेसिकली ये बच्चों की एक पंचायत है। उन्होंने कौन सा काम किया है जल क्षेत्र में? तो उन्होंने एक पुराने तालाब को खोजा, फिर उसको साफ किया और वहाँ का जो जल तंत्र था उसको फिर से एक्टिव करने का काम किया। तरुण भारत संघ TVS की बात करें तो भीकमपुर अलवर राजस्थान। तो विशेषता इसकी क्या है? ये एक प्रकार का गैर लाभकारी यानी NGO संगठन है। इस क्षेत्र में जोहड़ निर्माण और टिकाऊ जल प्रथाओं पर बड़े पैमाने पर इन्होंने काम किए हैं। ठीक है, जोहड़ क्या होता है? अभी बताया था कि राजस्थान में जो इस तरीके के कुएं होते हैं जहाँ पानी को एकत्रित किया जाता है तो उनको क्या बोलते हैं? हम जोहड़ बोलते हैं। अरवारी संसद की अगर बात करी जाए तो इसकी स्थापना 1999 में होती है। विशेषता ग्रामीणों द्वारा संचालित अपनी एक प्रकार की है जल संसद है। इसका कार्य होता है सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और न्याय संगत उपयोग के लिए सामूहिक नियमों का निर्माण करना कि किस तरीके से पानी को फेयरली यूज़ किया जाए ताकि सभी को पर्याप्त रूप से क्या मिल सके? पानी मिल सके। तो ये हो गई आज की हमारी क्लास जो जल से रिलेटेड थी। इसमें ये वाली लास्ट स्लाइड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ जो चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इनको इंपॉर्टेंट नोट्स में आप लिख सकते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं जल के ही दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।